एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के जनरल पोस्टुलेट्स में आप पढ़ चुके हैं। पहला पोस्टुलेट था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एटम में सर्कुलर उसका एरिया है जिसको कहा जाता है शेल, और इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो पहला पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path called shell या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी दूसरा पोस्टुलेट इसका ये था कि ये इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है या कहाँ पे भी हो सेम शेल में, तो हर जगह पे एनर्जी इसकी सेम ही रहती है। ठीक है, इसकी एनर्जी तब चेंज होगी अगर ये इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे में चला जाए, तो फिर दूसरे शेल में इसकी एनर्जी जो है तो वो चेंज होगी। लेकिन एक ही शेल में अगर रहता है, एक ही शेल में जहां पे भी होगा इसकी एनर्जी सेम रहती है। तो पॉइंट हुआ कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेम शेल इट्स एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा इसका पॉइंट है कि इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी तो इट विल जंप टू द हायर शेल, और इसको कहते हैं कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो ये ऊपर के शेल में चला जाता है और इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं। तो इस तरह इसी पॉइंट का इनवर्स क्या हुआ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी तो इट विल जंप बैक टू इट्स ओरिजिनल शेल, यानी वापस उसी शेल में आ जाते जहां से गया होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह पांचवा पॉइंट है कि अगर एनर्जी डिफरेंस हो इन इस शेल में जो एनर्जी और दूसरे में ऊपर में एनर्जी, तो इस तरह फाइंड होता है। तो ये होता है एनर्जी डिफरेंस जो है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 जो है, तो इससे इनकी एनर्जी डिफरेंस जो है तो फाइंड होती है। ये इसका पांचवा पॉइंट। और छठा पॉइंट इसका ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है तो वो इक्वल होता है उसके NH/2 पाई के। तो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज equal to integral multiple of h/2 पाई। ठीक है, और इसी पॉइंट को आपके बुक में लिखा है एंगुलर MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास बोहर्स के बुनियादी 6 जो है तो पॉइंट्स हुए। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे जब बोहर्स के बुनियादी पॉइंट पढ़ लें तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है इनके वो फॉर्मूला जिनके ऊपर आप जो है तो एनर्जी रेडियस वगैरह को कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपके लिए जो हेडिंग होगी वो होगी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक
मॉडल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल क्या है। तो पहले इसका एप्लीकेशन ये है कि हम फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए आप जो शॉर्टकट, अभी मैं आपको इक्वेशन जो लिखवाऊंगा ना रेडियस, तो ये तो कोई ट्यूशन की क्लास नहीं है ना कि मैं अभी आपको पूरा रेडियस का इक्वेशन, नहीं, आपको जस्ट सिंपल ईटा के लिए दो चीजें याद रखनी होंगी कि जब फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेट सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक एटम है और उसकी ये सूरत हाल है, यानी इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पे मौजूद है। तो हमें ये पता है कि ये हमारे पास N1 है और ये हमारे पास N2 है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस एरिया को हम R1 कहते हैं, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो तो ये मेरे पास R2 हुआ। मैं अभी आपको कहता हूँ कि ये एटम जो है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसलिए मुझे इसका जो है तो रेडियस मालूम करो। तो आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आप लिख लेंगे दो केसेस, एक लिख लेंगे आपके पास है केस नंबर 1, एक हमारे पास है केस नंबर 2। केस नंबर 1 लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी जब आप रेडियस मालूम करते हैं तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या है, और दूसरा आप लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो हाइड्रोजन एटम जो है, तो हाइड्रोजन एटम जो है तो वो क्या है, वो हमारे पास फॉर्मूला आपके पास है R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वेयर। ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास रेडियस हाइड्रोजन के लिए फाइंड करने का शॉर्टकट जो है तो फॉर्मूला हुआ, और यूनिट इसके साथ आप आखिर में लिख लेंगे एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपको एक याद करना है। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आ जाए, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आप जानते हैं कि हाइड्रोजन लाइक कौन कौन से होते हैं, जो कि यूनी इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेट सपोज मैं अगर लिथियम +2 ले लूं, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब +2 बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं, तो इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो लिथियम +2 जो है तो ये चूंकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुआ। इसके अलावा हीलियम +1, इस तरह बेरिलियम +3, तो ये छोटी छोटी स्पीशीज जितनी हैं हमारे पास, ये सारी हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं। लेकिन अगर इसका मैं आपको रेडियस का कहूं कि मुझे इसका R1 बताओ कितना है, मुझे इसका R2 बताओ कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही फार्मूला आप उठाएं, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय z, क्योंकि अभी इनके z चेंज होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है तो वो 3 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है तो वो 2 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है तो वो 4 है। मानता हूँ कि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं, यानी सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका चेंज है, तो इसलिए फार्मूला यही होगा। लेकिन सिर्फ आपको एक काम करना है कि उसको z पे डिवाइड करना है। तो इस पॉइंट का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एप्लीकेशन हुआ कि if the questions will come to find the radius, so definitely here in the MCQs one will be hydrogen species and other hydrogen like, तो बस इनको आपने देखना है, बाकी फार्मूलाज सिंपल हैं। अभी इन्हीं फार्मूलाज में अगर मैं आपको लेट सपोज हाइड्रोजन के लिए करवाऊं, तो आपके बुक में आपने कुछ याद रखने हैं, यानी R1 जो है तो इसके लिए आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वेयर। तो अभी n स्क्वेयर तो डेफिनेटली पहला शेल है, तो इसमें R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू
n1 मतलब n जो है 1 वैल्यू है, r1 है, तो इसलिए पहला शेल कह रहे हैं, तो r1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो r1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपके पास जो है तो रेडियस हाइड्रोजन के लिए आ गया। तो अभी आपके बुक में चूंकि 1 2 3 रेडियस दिए हैं, बल्कि 2 3 4 तक दिए हैं, तो ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। इस तरह R2 अगर मैं लिखूं तो फिर इसी तरह इसकी जगह 2 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो रेडियस मेरे पास आ जाएगा R2 2.12 एंगस्ट्रॉम। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस तरह R3 जो है, तो फिर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इससे हमारे पास हो जाएगा 4.76 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी आपको जुबानी याद रखना है। और इस तरह अगर R4 हो जाएगा तो इसमें आपके लिए याद रखना है 8.46 जो है, तो इसमें हमारे पास एंगस्ट्रॉम आता है। अभी मैंने क्यों आपको बताया कि ये जुबानी याद करो, फार्मूला तो आपके पास है, बात तो खत्म होगी, वो तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, कोई इस तरह बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये याद इसलिए रखने हैं क्योंकि इस पे एक एमसीक्यूज जनरली इस तरह आता है। आपकी बुक में जो टिट बिट का ये एक्टिविटी जो छोटा सा डब्बा बना हुआ है, उसमें लिखते हैं कि एज वी गो हायर, अगर जैसे हम ऊपर जाएं, एज वी गो हायर रेडियस डिफरेंस ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्स कांस्टेंट, और डी जो है तो नन या नो इफेक्ट, इस तरह कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको ये जब याद होंगी तो आप एक क्वेश्चन विद इन नो टाइम इंशाल्लाह निकाल सकते हैं। और वो क्वेश्चन रेडियस डिफरेंस तो आपको अभी पता है कि आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, और वो क्वेश्चन कैसे है शाबाश, आप कहेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू, पहले R2 माइनस R1 वाला निकाले, फिर R3 माइनस R2 वाला निकाले, फिर जो है तो हमारे पास जो है तो क्या होगा शाबाश, थर्ड केस में हमारे पास शाबाश क्या होगा, थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा शाबाश बोले ना, R4 माइनस R3। तो इससे अगर आप वैल्यू को निकालेंगे तो इससे वैल्यू मतलब पहले क्या आएगी, 2.12 माइनस 0.529, फिर इस तरह तो इसमें 4.76 माइनस 2.12, इस तरह 8.46 माइनस 4.46, तो इससे मेरे ख्याल से कोई 4 आता है, इससे जनाब कोई, इससे क्या आता है, बस इससे जो भी हो करे। तो आप अगर देखें ये वैल्यू कम होगी, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन होगा तो वो इंक्रीज होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले रेडियस को फार्मूला सीख ले और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी सीख लिया, और जब हाइड्रोजन के लिए फिर आपके बुक में जो लिखा हुआ है तो इसके लिए फिर जितना हम ऊपर जाते हैं तो रेडियस डिफरेंस इंक्रीज होगा। और इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, तो ये हमारे पास अगर R1 हुआ तो मेरे पास ये जो होगा तो ये मेरे पास R2 होगा। देखिए, तो R1 से R2 जो है तो ज़्यादा है। और अगर मैं तीसरा इस तरह बनाना चाहूँ तो ये देखें R3 जो है तो वो फिर R2 से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम किसी एटम में ऊपर की तरफ जाते हैं, हायर जाते हैं, तो रेडियस डिफरेंस इंक्रीज होगा। और अगर प्रूफ कोई मांगता है तो आपके सामने वैल्यूज 3 4 गिवन है, उनके अकॉर्डिंग जो तो है तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास जो है तो रेडियस का फॉर्मूला हुआ, और ये रेडियस डिफरेंस जो है तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें इसके अलावा जब मैं एनर्जी पे बात करता हूँ, दूसरा नंबर में बात करता हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पहले तो आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं आपको चंद बातें बताता हूँ, फिर इसके शॉर्टकट्स भी बताता हूँ। और वो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक एटम हो तो आप ये पॉइंट याद रखें कि हमारे पास ये एक शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां,
अभी तक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये 7 शेल लेट सपोज मौजूद हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे हो हमारे पास या यहाँ पे जो भी इन 7 स्टेट में हो तो इस पे न्यूक्लियस का असर जो है तो फील होगा। तो इन एरियाज को हम, आपको पता है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बाउंडेड स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड स्टेट, ठीक है। और बाउंडेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे होगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है, वो तो न्यूक्लियस के असर से जो है तो बाहर निकल चुका है, तो इस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है इस एरिया को इन्फिनिटी कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो बी रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर जाता है शेल की एनर्जी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो बाउंडेड स्टेट में हमारे पास जितनी भी हम अभी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो ये ईटा में आते हैं कि बाउंडेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो वो यहाँ हो जो शेल भी हो तो बढ़ती है, लेकिन हमारे पास वैल्यू बाउंडेड स्टेट में नेगेटिव होगी। ये एक पॉइंट याद रखना है। और एक और नोट में याद रखो, जब इलेक्ट्रॉन शेल में किसी में भी हो, यहाँ पे जहाँ पे भी हो इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये तो एटम वाला इलेक्ट्रॉन है, और जो बाहर निकल जाता है तो इसको हम एटम वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, हम कहते हैं अभी इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, जिसको इन्फिनिटी एरिया कहते हैं। तो एटम वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? तो इस तरह भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है तो वो किस वैल्यू जो भी हो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। इज इट क्लियर? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में चला जाता है तो फिर इसकी एनर्जी जो है तो वो जीरो हो जाती है, और जीरो तो डेफिनेटली नेगेटिव से तो कम से कम बड़ा होता है जीरो। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो फिर इस तरह हम इसके अलावा एक और टर्म भी इसके लिए यूज करते हैं, और वो टर्म ये होगा कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। इसको हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर के ज़ेर असर हो वो एनर्जी नेगेटिव, अगर एटम के अंदर हो तो ज़ेर असर तो 7 शेलों के अंदर जिधर भी हो तो इसको एटॉमिक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में भी हम कह सकते हैं। तो इसकी एनर्जी भी हम क्या कहते हैं कि इसकी एनर्जी भी हमारे पास वही एक ही चीज है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब जीरो होगी, जब वो फ्री ऑफ। तो इस पे एक एमसीक्यूज बहुत दफा आया भी है, और वो एमसीक्यूज इस तरह आया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। इस तरह नहीं कहेगा, इन्फिनिटी नहीं कहते, इधर अल्फाज को चालाकी से अल्फाज को यूज किया है, और कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस तो इट्स एनर्जी विल बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी जीरो, और डी नन। तो इसमें कौन सा आएगा जनाब? जीरो के साथ जो एग्री है वो हाथ उठाएं। रेज योर हैंड्स हु आर एग्री विद जीरो। बिल्कुल ठीक है ना यार, जीरो है ना, देखो ना, ये जब फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस हुआ तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी में चला गया, और इन्फिनिटी में एनर्जी जीरो है, तो ग्राउंड स्टेट यानी शेल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हुई। लोग कहते हैं कि सर जीरो किधर ज्यादा है यार, जीरो तो जीरो है, बहुत कम है। जीरो मानता हूं कि कम है, लेकिन नेगेटिव के मुकाबले में तो जीरो बड़ा है ना। तो इसलिए इस पॉइंट को जो है तो आप अपने साथ याद रखें। और इसी तरह इस पे अगर दूसरा क्वेश्चन है, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि अभी फ्रेश स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं तो इसलिए हम उनके लिए ये डिस्कस करते हैं कि, और लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट देन इट्स एनर्जी
will be A, B, C और D, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और नन। तो अभी देखें ए के साथ कौन एग्री है, नेगेटिव के साथ, शाबाश। ग्राउंड स्टेट हो या, हाँ बिल्कुल, इसको आप नेगेटिव में जो है तो टिक करेंगे, क्योंकि 7 शेलों में जहां पे भी होगा वो नेगेटिव में काउंट होगा, ठीक है। और जब 7 शेलों से पलट जाता है, जब 7 शेलों से पलट जाता है, चला जाता है ऊपर, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जीरो, इन्फिनिटी में और ग्राउंड स्टेट से ज्यादा। तो ये 2 पॉइंट जो है तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि इसको आप याद रखें। जब आप इन 2 पॉइंटों को समझ जाएंगे तो इसमें मैं अभी यहाँ पे आपको इनके फार्मूलाज बताता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे एनर्जी फाइंड करने के, मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट्स, ठीक है। आपको मैं एनर्जी के शॉर्टकट्स बताऊंगा, और वो शॉर्टकट्स हमारे पास कितने हैं, 3 तरीकों से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। यूनिट को समझना है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक इसमें मालूम करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट में एक आपको फाइंड करना है जॉल पर एटम के यूनिट में, और एक आपको याद करना है किलो जॉल पर मोल के यूनिट में, ठीक है ना। तो इन 3 यूनिट्स में आपको 3 शॉर्टकट्स जो हैं तो वैल्यूज जो हैं तो आपको याद करनी हैं। जब आपको याद करनी है तो उनके लिए आप नेक्स्ट पेज पे मुलाहिजा करें, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसी तरह जैसे पहले मैंने लिखा था, और पहले मैंने लिखा था फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। तो दोनों के लिए आपने अलहदा से फार्मूले लिखने हैं। जब दोनों के लिए अलहदा से फार्मूले लिखने हैं तो अभी हर एक में 3-3 आते हैं। पहला केस नंबर 1, पहले केस नंबर 1 वो होगा -13.6 द एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वेयर, और यूनिट हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक शॉर्टकट हुआ, ये एक शॉर्टकट हुआ। अभी लिखते हैं केस नंबर 2। अगर हाइड्रोजन की ही एनर्जी मालूम करनी है और वो आपको एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाय n स्क्वेयर, यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन यूनिट इसका होगा जॉल पर एटम। तो ये आपके पास एनर्जी का दूसरा फार्मूला अगर जॉल पर एटम की में मालूम करना हो। और इस तरह केस नंबर 3 जो आपके पास फार्मूला है वो हो जाएगा E इज इक्वल टू -1312.36, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा किलो जॉल पर मोल। यानी ये वाली वैल्यू कैसे आई ऊपर से, तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ आप जब एवोगैड्रो नंबर डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू। तो अभी आपको बस कम से कम जब ईटा में जाएं तो एनर्जी हाइड्रोजन स्पीशी अगर हो, हाइड्रोजन लाइक नहीं हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहे, जॉल पर एटम में ये जो भी है
तो शेल आपको दिया होगा कि पहला शेल, दूसरा, तीसरा शेल, तो उसमें सिर्फ आप यहाँ पे n की वैल्यू को डालते जाएं और बाकी जो वैल्यू है तो ये लिखिए और आपके पास उसकी एनर्जी है तो वो मालूम हो जाएगी। इस तरह अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर आते हो तो फिर यही फार्मूला है, मगर इसमें एक चीज की एडिशन करोगे और वो एडिशन क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें केस नंबर 1 उसी तरह है और वो है एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वेयर, लेकिन जो एडिशनल है वो इनटू z स्क्वेयर की होगी। इज इट क्लियर? सिर्फ इस चीज की जो है तो इजाफा है, यानी ये जो एटॉमिक नंबर का स्क्वायर भी ऊपर लोगे, ठीक है। यानी जो स्पीशीज लिथियम है तो 3 का स्क्वायर लोगे, साथ में बेरिलियम है तो 4 का स्क्वायर, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी वैल्यू निकलेगी आपके पास एग्जैक्टली सेम आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। इस तरह अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो फिर भी आपने वही वैल्यू लिखनी है कि E इज इक्वल टू -2.18 into 10 to the power -18 divided by n स्क्वायर और फिर उसी तरह इंटू z स्क्वायर और आखिर में इसके यूनिट में आप आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, जॉल पर एटम, राइट। और इस तरह केस नंबर 3 पे अगर जब आप आ जाएं तो फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपने लिखना है एनर्जी इज इक्वल टू -13 × 13 12.36 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और इसी तरह इनटू z स्क्वायर और आखिर में यूनिट पे अगर आप आ जाएं तो आप लिखेंगे किलो जॉल पर मोल। तो ये आपके साथ एनर्जी 3 तरीकों से मालूम करने के शॉर्टकट्स आ चुके हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि आप बुक में जाएं, बुक खोलें, क्वेश्चन को पढ़ें और इन फार्मूलास को अप्लाई करें। तो जब भी आपके पास एनर्जी किसी एटम में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जॉल पर एटम, किलो जॉल, सिर्फ इनको यूज करके और कौन सी एनर्जी पहले शेल में, दूसरे, तीसरे, चौथे, n1 n2 जो भी हो, सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज तो एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, तो इनसे आपके पास उनकी एनर्जीज आएंगी। और अगर आप इन सब फार्मूलास को देख लें तो सब फार्मूलास के शुरू में यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा शेल के अंदर n1 2 3 4 5 6 जहां पे भी होगा, आपके पास एनर्जी की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। और जब बाहर जाएगा तो फिर वो जीरो में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब हुआ किसके बारे में, ये आपके पास हुआ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो रिपीटर हजरात बैठे हुए हैं, खवातीन और हजरात, तो वो तो माशाल्लाह इनको मैंने ये चैप्टर 2 करवाया भी और वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी रिवीजन हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई चैप्टर थर्ड तो मैंने किया था, लेकिन चलो आप बोल रहे हो कि थर्ड में भी काम है तो चले इंशाल्लाह। मैंने उनको कह दिया खैर आप इनको लिंक दे तो ये सेकंड में भी बैठ जाए, रिवीजन हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ जो आपका मिसिंग है ये 5, तो वो जब तक हम इंशाल्लाह इन स्टूडेंट्स को करवाती हैं तो आपका भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी की जो है तो फार्मूलाज और इक्वेशन है, आपने सिर्फ यहाँ पे काम करना है और वो प्रैक्टिस